हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पर चर्चा करेंगे। इस प्रेरक अध्याय के लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जो अपने विज्ञान और प्रेरक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इस अध्याय में उन्होंने रिचर्ड ए ब्राइट की सफलता की यात्रा को बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया है। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं लेखक रॉबर्ट विलियम पीटरसन के जीवन पर। पीटरसन, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1925 को पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था, एक मशहूर लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रेरणादायक जीवन कहानियों पर आधारित लेख लिखे। उनकी लेखनी बेहद सरल और दिल को छू लेने वाली होती थी, जो पाठकों को हमेशा प्रेरणा देती थी। पत्रकारिता से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले पीटरसन ने आगे चलकर कई प्रेरणादायक कहानियां लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है। इसमें उन्होंने महान वैज्ञानिक रिचर्ड ए ब्राइट की सफलता की यात्रा को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। 11 फरवरी 2006 को पेंसिल्वेनिया में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानियां और लेख आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और विज्ञान और शिक्षा के प्रति जिज्ञासा जगाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं रिचर्ड ए ब्राइट एक महान वैज्ञानिक कैसे बने। क्या आप जानते हैं कि ए ब्राइट जैसे महान वैज्ञानिक की सफलता की कहानी तितलियों से शुरू हुई थी? जी हाँ, रिचर्ड ए ब्राइट ने सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए, जो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनके योगदान के लिए दिए गए। सिर्फ 22 साल की उम्र में इस पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने कॉलेज के साथी के साथ मिलकर कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर एक नई थ्योरी पेश की। यह थ्योरी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुई। अब जरा सोचिए, यह वही जर्नल है जिसमें कॉलेज के छात्रों का काम शायद ही कभी छपता था, जैसे खेलों में 15 साल की उम्र में बड़ी लीग में डेब्यू करना और पहली गेंद पर होम रन मार देना। होम रन बेसबॉल में जब बैटर बॉल को इतनी ताकत से हिट करता है कि वह सीमा पार कर जाती है। इसे पाने से बैटर को एक अंक मिलता है और सभी खिलाड़ी खुश हो जाते हैं। यह खेल में एक शानदार पल होता है। रिचर्ड ए ब्राइट के लिए यह उनकी कामयाबी की लंबी कड़ी का पहला पड़ाव था और यह सब शुरू हुआ तितलियों से। रिचर्ड ए ब्राइट एक अकेला बच्चा था जो रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। वहाँ के शांत माहौल में ऋषि के पास समय बिताने के ज्यादा विकल्प नहीं थे। मैं वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल की टीम में खेल ही नहीं सकता था, उसने कहा, लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकता था, चीजें इकट्ठी करना। और फिर क्या था, ऋषि ने इसे पूरे जोश और लगन के साथ किया। किंडरगार्टन से ही उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। यही लगन और दृढ़ निश्चय उसकी हर गतिविधि में दिखता था। लेकिन केवल तितलियां ही नहीं, उसने पत्थर, फॉसिल्स और सिक्के भी इकट्ठा किए। ऋषि को खगोल विज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी थी। कई बार वो पूरी रात तारों को निहारता रहता था। शुरू से ही उसमें एक अद्भुत जिज्ञासा और तेज दिमाग था, लेकिन उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ का था। ऋषि की माँ ने हमेशा उसके सीखने के जुनून को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे दूर दराज की यात्राओं पर ले जाना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरे और अन्य उपकरण खरीदना जैसे हर संभव प्रयास किए। उन्होंने ऋषि को न केवल ज्ञान के साधन दिए, बल्कि उसका सबसे मजबूत सहारा भी बनी। ऋषि की माँ कहती हैं, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया, मैं ही उसके साथ ही थी। स्कूल के बाद मैं उसके दोस्तों को घर लाती थी, लेकिन रात को हम साथ में ही समय बिताते थे। उसके पिता के निधन के बाद ऋषि ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। रिचर्ड ए ब्राइट और उनकी माँ की इवनिंग हमेशा खास होती थी। हर शाम वे दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठते थे। ऋषि की माँ कहती हैं, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, मैं उसे नया सीखने को काम देती थी। यह शारीरिक काम नहीं, बल्कि पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने से जुड़ा होता था और ऋषि को यह बहुत पसंद था। उसे सीखने का जुनून था और ऋषि ने वाकई जुनून को सच कर दिखाया। उसने स्कूल में हर बार सबसे अच्छे ग्रेड हासिल किए, लेकिन उसकी माँ कहती हैं, सामान्य चीजों में वो बाकी बच्चों की ही तरह था। लेकिन क्या आपको पता है, दूसरी कक्षा तक आते आते ऋषि ने अपने शहर के आसपास पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों की तितलियां इकट्ठा कर ली थी। ऋषि कहते हैं, शायद यही मेरी तितलियां इकट्ठा करने का सफर का अंत होता, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब दी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। यह किताब तितलियों के सेंट्रल अमेरिका तक के सफर के बारे में बताती थी और इसने ऋषि के लिए विज्ञान की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। इस किताब के अंत में पाठकों को तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहर्ट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से थे, ने तितलियों पर टैग लगाने की योजना बनाई थी। ऋषि की माँ ने डॉक्टर फ्रेडरिक को पत्र लिखा और जल्दी ही ऋषि ने मोनार्क की तितलियों के पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगाना शुरू कर दिया। जो भी इन टैग लगी तितलियों को ढूंढता, उसे डॉक्टर फ्रेडरिक को टैग भेजने के लिए कहा जाता था। रीडिंग पेंसिल्वेनिया में तितलियां पढ़ने का मौसम केवल 6 हफ्तों तक रहता है और वो भी गर्मियों के अंत में। अगर आप उन्हें एक एक करके पकड़ने की कोशिश करें तो बहुत कम तितलियां ही पकड़ पाएंगे। यही कारण था कि ऋषि ने अगला कदम उठाया। उसने तितलियां पालनी शुरू कर दी। वह एक मादा मोनार्क पकड़ता, उसके अंडे लेता और अपने बेसमेंट में उन्हें उनके जीवन चक्र के हर चरण में पालता। अंडे से कैटरपिलर और प्यूपा और फिर एक वयस्क तितली। इसके बाद ऋषि इन तितलियों के पंखों पर टैग लगाकर उन्हें छोड़ देता। कई सालों तक उसका बेसमेंट हजारों मोनार्क तितलियों का घर बना रहा, जो उनके विकास के अलग अलग चरणों में थी। ऋषि कहते हैं, आखिरकार मुझे तितलियों को टैग करने में रुचि कम होने लगी। यह बहुत थकाऊ था और प्रतिक्रिया भी न के बराबर थी। उन्होंने हंसते हुए बताया, इतने सालों में मैंने जितनी तितलियों पर टैग लगाया, उनमें से सिर्फ 2 ही वापस पकड़ी गईं।
और वह भी मेरे घर से सिर्फ 75 मील दूर मिली। लेकिन 7वीं कक्षा में रिची को पहली बार असली विज्ञान का एहसास हुआ। उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया लेकिन हार गए। रिची बताते हैं, वह सच में एक दुखद एहसास था जब मैं वहाँ खाली बैठा था और बाकी सभी को कुछ न कुछ जीतते हुए देख रहा था। रिची ने वहाँ स्लाइड्स पर मेढक के ऊतकों के नमूने दिखाए जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखे थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जो विजेता थे उन्होंने असली प्रयोग किए थे। केवल सुंदर प्रस्तुति से बात नहीं बनती। यही वो क्षण था जब रिची के अंदर का प्रतिस्पर्धी जज्बा उभर कर सामने आया। उन्होंने ठान लिया, अगले साल के साइंस फेयर के लिए मुझे एक असली प्रयोग करना होगा। और रिची को यह भी पता था कि उन्हें किस विषय पर काम करना है। पिछले कई सालों से तितलियों और कीड़ों पर किया गया उनका शोध। रिची ने डॉक्टर फ्रेडरिक को पत्र लिखा यह जानने के लिए कि और क्या किया जा सकता है। जवाब में उन्हें सुझावों का एक पूरा ढेर मिला। इन सुझावों ने रिची को पूरे हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा और काउंटी तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उन्हें पुरस्कार भी दिलाए। 8th क्लास के अपने प्रोजेक्ट के लिए रिची ने एक वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने की कोशिश की जो हर कुछ सालों में लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। रिची को शक था कि यह बीमारी एक बीटल के माध्यम से फैलती है। उन्होंने तितलियों के लार्वा को बीटल के साथ पालकर देखा। हालांकि उन्हें कोई ठोस नतीजे नहीं मिले, लेकिन रिची ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह साबित किया कि उन्होंने प्रयोग किया है और इस बार उन्होंने जीत हासिल की। अगले साल रिची का प्रोजेक्ट एक और दिलचस्प सवाल पर था, क्या वायसराय तितलियां मोनार्क की तितलियों की नकल करती हैं? सिद्धांत यह था कि वायसराय तितलियां मोनार्क की तितलियों जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां पंछियों को अच्छी नहीं लगती। वहीं वायसराय तितलियां पंछियों के लिए स्वादिष्ट होती हैं। इसलिए अगर वे मोनार्क की तरह दिखेंगी तो पंछी उन्हें खाने से बचेंगे। एब्राइट का अगला प्रोजेक्ट ये जानने के लिए था कि क्या पंछी सच में मोनार्क की तितलियों को खाते हैं। उन्होंने पाया कि एक स्टार्लिंग नामक पंछी सामान्य भोजन तो नहीं खाता था, लेकिन जितनी भी मोनार्क तितलियां उसे मिलती थी उन्हें खा लेता था। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि वायसराय तितलियां वास्तव में मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान और पूरे काउंटी साइंस फेयर में तीसरा स्थान दिलाया। हाई स्कूल के दूसरे साल में एब्राइट ने एक ऐसी रिसर्च शुरू की जिसने उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज तक पहुंचाया। इस रिसर्च ने उन्हें कोशिकाओं के जीवन पर एक नई थ्योरी देने की प्रेरणा भी दी। सवाल सीधा था, मोनार्क तितलियों के पीपा पर मौजूद 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या काम है? सभी को लगता था कि ये बस सजावटी हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक को यह बात स्वीकार नहीं थी। एब्राइट और उनके साथी, जो खुद भी एक बेहतरीन विज्ञान छात्र थे, ने एक यंत्र तैयार किया। इस यंत्र ने यह दिखाया कि धब्बे एक हार्मोन का उत्पादन कर रहे हैं जो तितली के पूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। एब्राइट का यह प्रोजेक्ट काउंटी फेयर में पहला स्थान जीतने के साथ ही उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी लेकर गया। वहां जूलॉजी के लिए उन्हें तीसरा स्थान मिला। यही नहीं, उन्हें गर्मियों में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का मौका भी मिला। हाई स्कूल के जूनियर साल में रिसर्च एब्राइट ने मोनार्क के पीपा पर अपनी उन्नत रिसर्च जारी रखी। उस साल उनके प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान जीता और एक बार फिर उन्हें आर्मी लैब में गर्मियों के दौरान काम करने का अवसर दिया। अपने सीनियर साल में एब्राइट ने और भी आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने मोनार्क तितली के पंख की कोशिकाओं को कल्चर में विकसित किया और यह दिखाया कि वे कोशिकाएं केवल तभी विभाजित होकर सामान्य पंख की सेल्स में बदलती हैं जब उन्हें सुनहरे धब्बों वाले हार्मोन से पोषण मिलता है। इस अद्भुत प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी के लिए उन्हें पहला स्थान दिलाया। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद की गर्मियां उन्होंने आर्मी लैब और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रयोगशाला में और अधिक शोध करने में बिताई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने पहले साल के बाद की गर्मियों में एब्राइट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रयोगशाला में लौटकर सुनहरे धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर और काम किया। इस बार उन्होंने प्रयोगशाला के उन्नत उपकरणों का प्रयोग करके उस हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने में सफलता पाई। रिचर्ड एब्राइट की वैज्ञानिक यात्रा प्रेरणा का प्रतीक है। हर कदम पर उनकी जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें विज्ञान की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1.5 साल बाद जब रिचर्ड एब्राइट अपने जूनियर साल में थे, उन्हें कोशिका जीवन के बारे में एक नई थ्योरी का विचार आया। यह विचार उन्हें उस समय आया जब वो हार्मोन की रासायनिक संरचना के एक्स-रे फोटोज देख रहे थे। जब एब्राइट ने फोटोज देखे तो वह न तो यूरेका के नारे के साथ चिल्लाए और न ही मुझे मिल गया कहकर खुशी से उछले, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कीड़े के हार्मोन के बारे में अपने निष्कर्षों के साथ साथ ये फोटोज उन्हें जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहेली का हल देने वाले हैं कि कोशिका अपनी डीएनए की ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ती है। डीएनए वो पदार्थ है जो कोशिका के नाभिक में होता है और जो वंशाणु नियंत्रण करता है। यह कोशिका के रूप और कार को निर्धारित करता है, यानी डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वांग ने पूरी रात काम किया, चित्र बनाए और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल तैयार किए, यह दिखाने के लिए यह सब कैसे हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एक साथ मिलकर एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को विस्तार से समझाया। रिचर्ड एब्राइट की खोज ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोल दिया था। जो रिचर्ड एब्राइट को जानते थे उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। एब्राइट ने हार्वर्ड से उच्चतम सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वो अपनी कक्षा में 1510 छात्रों में से दूसरा स्थान पर थे। इसके बाद एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट रिसर्च छात्र बने, जहां उन्होंने अपने सिद्धांत की जांच के लिए प्रयोग शुरू किए। यदि उनका सिद्धांत सही साबित होता, यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने के नए विचारों की ओर भी मार्गदर्शन कर सकता है।
यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण संभव हुआ। उनका हाई स्कूल का शोध जो उन्होंने मोनार्क फीफा पर स्पार्क्स के उद्देश्य को जानने के लिए किया था, अंततः उन्हें कोशिका जीवन के बारे में अपने सिद्धांत तक ले आया। रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में रुचि तो थी, लेकिन वो इतने गहरे रूप से नहीं डूबे थे कि उन्हें और भी शौक न हो। एब्राइट ने एक चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर के रूप में भी पहचान बनाई। वह एक अच्छे कैनोइस्ट और प्रकृति प्रेमी भी थे, और हाँ, वह एक शानदार फोटोग्राफर भी थे, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनों के क्षेत्र में। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधे साधे छात्र थे, क्योंकि सीखना उनके लिए आसान था। उन्होंने अपनी अधिकतर ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में लगाई। उन्हें एक आदर्श व्यक्ति भी मिला, रिचर्ड ए वेयरर, उनके समाजशास्त्र के शिक्षक और दोनों क्लबों के सलाहकार। मिस्टर वेयरर मेरे लिए उस समय सबसे सही व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों से खोला, एब्राइट ने कहा। रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता था, मिस्टर वेयरर ने कहा। मुझे देखकर खुशी होती थी कि वह रात में 3 या 4 घंटे रिसर्च करने के अलावा अपनी बटरफ्लाई रिसर्च और अन्य शौकों पर भी काम करता था। रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था, मिस्टर वेयरर ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी बुरे तरीके से जीतने के लिए था। वह जीतने के लिए नहीं जीतता था, बल्कि वह इसलिए जीतता था क्योंकि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना चाहता था। यह वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। पहले दर्जे का दिमाग, जिज्ञासा और सही कारणों से जीतने की चाहत, एब्राइट में सभी गुण थे। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किताब ने जब विज्ञान की दुनिया को उनके लिए खोला, तब से लेकर आज तक रिचर्ड एब्राइट ने अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोया। तो दोस्तों, यह थी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसने हमें सिखाया कि मेहनत और जिज्ञासा से हर सपना पूरा हो सकता है। लेखक रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस कहानी के माध्यम से हमें दृढ़ता और लगन का महत्व समझाया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए अपने चैनल द ग्रामर एज को। थैंक यू।